हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में। स्टरलाइजेशन मेथड बेसिकली जो स्टरलाइजेशन है ये प्रोसेस है जिसमें एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ताकि आपका या जो भी इंडस्ट्री का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अनकंटामिनेटेड हो, यानी कि वो ऐसा प्रोडक्ट बने जिसके अंदर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो। अगर हम बात करें कि हम फर्मेंटेशन की जो उस प्रोसेस को देखना चाहें तो उसमें जो भी इंटरेक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस किस चीज़ से होता है, वो कहीं ना कहीं रीज़न बनते हैं कंटामिनेशन के। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कल्चर है, ठीक है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर है? कल्चर मीडियम के अंदर। तो एक कहीं ना कहीं जो है कंटामिनेशन का रीज़न बन सकता है कल्चर मीडियम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर मीडिया में डेवलप हो रहा है और कल्चर मीडिया किस में? फर्मेंटर में, यानी कि वो बायोरिएक्टर वेसल में है। तो बायोरिएक्टर वेसल भी अगर गंदा है या ये कह सकते हैं कंटामिनेटेड है तो वो भी एक कारण बन सकता है वहाँ पर कंटामिनेशन पैदा करने का या जनरेट करने का। इसके अलावा जो एरोबिक फर्मेंटेशंस हैं, जो एरोबिक फर्मेंटेशन है उनमें जो एयर प्रोवाइड की जा रही है थ्रू द स्पार्जर, अगर वो एयर कंटामिनेटेड है तो आपने भले ही फर्मेंटर और मीडिया स्टरलाइज कर रखे हैं तो भी आपका पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड। यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमें 3 स्टेप्स में बिल्कुल सावधानी रखनी है, बहुत प्रिकॉशंस रखने हैं। पहला ये है कि आपका फर्मेंटर, सेकंड आपका कल्चर मीडिया एंड थर्ड आपका स्टरलाइजेशन ऑफ एयर। यानी 3 स्टेप्स में हमको स्टरलाइजेशन कंप्लीट करना होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में खास तौर से। अब यहाँ पर हम जो एक जनरली यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है, आप चाहें तो अपनी किसी बुक से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये डेफिनेशन लिखें। बट बेसिकली स्टरलाइजेशन मतलब क्या है? स्टरलाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Sterilization is the process of inactivating or removing all living organism from a substance or surface, ठीक है। यानी किसी सरफेस से या किसी जगह से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना, वो क्या कहलाता है? आपका स्टरलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ बच्चों को ये इश्यूज़ हैं कि आप जो बोर्ड पे लिखते हैं वो दिखाई नहीं देता है क्लियर, लेकिन इसमें मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि अगर आप अपना इंटरनेट एक्सेस हाई पिक्चर क्वालिटी पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब दिखाई देगा। कई लोग, अगर आपने देखा होगा कि 140 पिक्चर वो पिक्सल उस पर करते हैं, अगर आप इसको 240 या 320 इस पर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बोर्ड पे जो भी लिखा है सब दिखाई देगा। तो आप हाई पिक्चर क्वालिटी पे करिए, ऑटोमेटिकली आपको सब दिखने लग जाएगा। इसके अलावा जो नोट्स का नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका उसका लिंक मैं हमेशा हर टॉप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो वो चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। कल स्टडी ऑफ मीडिया के नोट्स अपलोड किए हैं, आई होप आप सब ने देखे होंगे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन में हम 2 तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं, या एसेप्टिकनेस या एसेप्टिक तरीका डेवलप कर सकते हैं। या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट कर दें या रिमूव ही कर दें, यानी कि या तो हम मार दें या उस जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 तरीके हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो हटा सकते हैं या किल कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल मेथड, उसके बाद है केमिकल मेथड, उसके बाद है हीट मेथड और उसके बाद है रेडिएशन मेथड, ठीक है। जरूरी नहीं है आप यही सीरीज लिखें, फिजिकल, केमिकल, हीट, रेडिएशन। आप दूसरी सीरीज भी लिख सकते हैं, यानी कि केमिकल पहले लिख सकते हैं, फिजिकल बाद में, ये आप पे है, ठीक है। कई बच्चे बिल्कुल इतने भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फिजिकल के बाद में केमिकल लिख दिया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर, अच्छा ये चीज और ध्यान रखिए कि ये चारों ही पैरामीटर सभी पे अप्लाई हो, कि फर्मेंटर के जो है स्टरलाइजेशन में भी अप्लाई हो, मीडिया में भी अप्लाई हो और एयर के स्टरलाइजेशन में अप्लाई हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर तरीके में हमें अलग तरीका, यानी कि हर स्टेप पे हमें एक अलग तरीका यूज करना पड़ेगा।
मीडिया के अंदर सारे मेथड्स अप्लाई हो सकें ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट के इंटरेक्शन से ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए हम बात करना चाहेंगे कि अब कैसे जो है फर्मेंटर का करें, कैसे मीडिया का करें और कैसे एयर का करें। लेकिन यहाँ पर पहले अपन एक जनरल मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एड्सॉर्प्शन, ये मेन तरीके यूज़ किए जाते हैं। एड्सॉर्प्शन के अंदर हम आयन एक्सचेंजर्स और एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करते हैं जो कि अपनी सरफेस पे कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटामिनेट करने वाले चीज़ों को या जर्म्स को कह सकते हैं, उनको अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन के लिए हम अलग अलग पर्टिकुलर फिल्टर्स यूज़ करते हैं और वहाँ पर वो फिल्टर का पोर साइज डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमें कौन सा चीज़ फिल्टर करनी है, यानी कि उसकी जो पोर साइज है वो उसमें से कितना जो है मटेरियल बाहर निकालना है, उसी तरीके का फिल्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। केमिकल्स के अंदर जनरली फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड और प्रोपाइलिन ऑक्साइड ये हम जो है डेवलप करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए केमिकल एजेंट। हीट के अंदर जो मेन यूज़ किया जाता है दैट इज़ द स्टीम। हीट के अंदर जो मेन यूज़ किया जाता है वो है स्टीम। और स्टीम के अंदर ये हम कह सकते हैं कि स्टीम एक बहुत सस्ता और बहुत रीजनेबल और बहुत टिकाऊ प्रोसेस है जिसमें बहुत चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि जो फर्मेंटेशन को कंटामिनेट करने वाली चीज़ें किल हो ही जाए। नाउ कम टू द रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर हम अलग अलग जैसे एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, बीटा रेज ये सब अप्लाई करते हैं और वहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं इन्हें एक्स रेज और यूवी रेज को अगर आपने देखा हो तो हमने म्यूटेटिंग एजेंट्स के तरीके में भी यूज़ किया था, यानी कहीं ना कहीं ये जर्म्स को किल करके यानी कि कंटामिनेटिंग एजेंट्स को किल करती हैं। नाउ कम टू द फर्मेंटर, यानी कि जो मैंने फर्स्ट इसमें डाला है कि हम फर्मेंटर का हम कैसे यहाँ पर जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे, स्टरलाइजेशन। फर्मेंटर के अंदर देखिए फर्मेंटर है, फर्मेंटर क्या है, एक बायोरिएक्टर वेसल है, यानी कि ये मान लीजिए एक भगोनी है जिसमें आपको अपनी ये मान लीजिए कि इसको ऐसा मानिए कि एक भगोनी है जिसमें आपको अपनी खीर बनानी है, खिचड़ी बनानी। चलिए खिचड़ी बना लेते हैं। ठीक है। अब आपको सबसे पहले उस भगोनी को तो खराब होने से बचाना है, यानी कि हो सकता है कि भगोनी में जर्म्स लगे हों या कोई ऐसा जिससे आपकी खिचड़ी या खीर खराब हो जाए, तो आपको भगोनी को जो है सबसे पहले क्या करना है, उसको कंटामिनेटिंग जो उसके एजेंट्स हैं उनको हटाना है, उसको स्टरलाइज करना है। ठीक है। अब इसमें दो तरीके से हम यूज कर लेते हैं, या तो इन सीटू स्टरलाइजेशन है या कंटिन्यूस हीट स्टरलाइजेशन है। देखिए इन सीटू मतलब होता है उसी जगह पे। ठीक है। मतलब जहां पर वो बायोरिएक्टर वेसल यूज किया जाना है वहीं पर ही हम उसको स्टरलाइज कर दें विद द हेल्प ऑफ हीट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हीट को अप्लाई कर रहे हैं। हीट मतलब कि स्टीम को अप्लाई कर रहे हैं। द बायोरिएक्टर फिल्ड विद द मीडियम इज इंजेक्टिंग विद प्रेशराइज्ड स्टीम into the jacket और coil surrounding the reaction vessel। यानी कि क्या किया जाता है कि जो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि ये जो आपका फर्मेंटर वेसल है इसके बाहर जो जैकेट है, ठीक है, इसके बाहर जो जैकेट है, अगर आपको थोड़ा सा फर्मेंटर का पता हो या मैंने आपको जब फर्मेंटेशन का कुछ हो सकता है मैंने इंट्रोडक्शन दिया हो तो उसमें, और नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्मेंटर है, फर्मेंटर के बाहर वाटर जैकेट्स होती हैं, यानी उनमें पानी कंटिन्यू फ्लो होता रहता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब उन्हीं जैकेट्स को वहाँ पर वाटर की जगह अगर हम उसमें हीट यानी कि स्टीम फ्लो करवा दे तो वो स्टीम जैकेट बन जाती हैं और वो स्टीम जैकेट्स क्या करती हैं कि यहाँ पर फर्मेंटर को स्टरलाइज करती हैं। ठीक है। इसके अलावा या तो हो सकता है कि स्टीम जैकेट यानी उस जैकेट में हम स्टीम फ्लो करा दें, या यहाँ पर जो फर्मेंटर है उसको जो है उसके आउटर साइड पे हम कॉइल से उसको सराउंडेड कर दें और उस कॉइल के अंदर क्या फ्लो करवाएं, स्टीम फ्लो करवाएं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्टीम अपना टेम्परेचर किसको दे देगी, उस रिएक्शन वेसल को दे देगी, और जिसकी वजह से उतने हाई टेम्परेचर पे जो कंटामिनेटिंग एजेंट है वो किल हो जाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि इन सीटू स्टरलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो बायोरिएक्टर है उसमें मीडिया डाला हुआ है और अब हम उसको स्टरलाइज कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि वहां पर हमारा बायोरिएक्टर वेसल भी स्टरलाइज होगा और हमारा जो है मीडिया भी स्टरलाइज हो जाएगा। यानी कि इन सीटू स्टरलाइजेशन जो जहां पर इन सीटू मतलब है जहां पर आप काम करने वाले हो, यानी कि जहां पर पूरा प्रोसेस होने वाला है वहीं की वहीं स्टरलाइजेशन हो रहा है। तो क्या किया आपने, फर्मेंटर के अंदर मीडिया डाला, मीडिया डाल दिया, उसके बाद आपने जो जैकेट्स हैं, जो आपकी वाटर जैकेट है उसमें क्या फ्लो करवाना शुरू कर दिया, स्टीम, और वो प्रॉपर 120 डिग्री सेल्सियस पर उतना टेम्परेचर पे करीबन 20 मिनट तक फ्लो करवाया और फिर धीरे धीरे उसको ठंडा कर दिया। उससे क्या हुआ, फर्मेंटर भी कूल हो, फर्मेंटर भी कंटामिनेटिंग एजेंट से हट गया, ये स्टरलाइज हो गया और आपका मीडिया भी स्टरलाइज हो गया। समझ में आ गया? तो इन सीटू स्टरलाइजेशन ये है। नाउ कम टू द कंटिन्यूस हीट स्टरलाइजेशन। कंटिन्यूस हीट स्टरलाइजेशन मतलब क्या हुआ है कि अगर एम्प्टी वेसल को, यानी कि अगर खाली वेसल को आपने पहले कहीं और फर्मेंटर जो है पहले आपने कहीं उसको और स्टरलाइज कर लिया, देन फिर आप उसको लेके आए हैं, तो यहां पर आपने क्या करा, एम्प्टी वेसल को स्टरलाइज किया है बाय इंजेक्टिंग प्रेशराइज्ड स्टीम। यानी कि वही आपने क्या किया है कि जो आपका फर्मेंटर है, ये जो आपका फर्मेंटर है इसके अंदर या तो आपने वही स्टीम जैकेट से बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई प्रेशर पे, ठीक है, थोड़े कम ड्यूरेशन के लिए स्टीम फ्लो करवाई, और ये कम ड्यूरेशन कितना रहता है, 140 डिग्री सेल्सियस करीबन 30 to 120 सेकेंड्स तक फ्लो करवाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइम ड्यूरेशन क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड, यानी कि इन सीटू स्टरलाइजेशन में हम फर्मेंटर के अंदर मीडिया डाल के ही उसको स्टीम जैकेट्स स्टीम फ्लो करवाते हैं, या उसको कॉइल के थ्रू जो है हम फ्लो करवाते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस हीट स्टरलाइजेशन में एम्प्टी वेसल को हम स्टरलाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज्ड स्टीम, और इसमें टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेल्सियस 30 to 120 सेकेंड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 120 सेकेंड है, 120 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए ऐसा लिया गया है, क्योंकि फर्मेंटर के अंदर अगर मीडिया है तो मीडिया को हम बहुत हाई टेम्परेचर पर ट्रीट नहीं करा सकते, इसलिए कोशिश की जाती है कि वेसल को मतलब कि अगर वेसल के अंदर अगर मीडिया है तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाए, कम रखा जाए, और खाली वेसल में तो आप डाल ही सकते हैं टेम्परेचर। नाउ कम टू द स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया। मीडिया का स्टरलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, जैसे विटामिन है, शुगर है, ठीक है, तो और जो है शुगर को अगर हम गर्म करें, मतलब सिंपल अगर गर्म करें तो उसमें कैरेमलाइजेशन का प्रोसेस होता है। कैरेमलाइजेशन मतलब कि उसका कैरेमल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो ब्राउन कलर की हो जाती है। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो अपने घर पे जो है, अगर आपके पास जो शक्कर है उसको आप एक चम्मच पे रख के मतलब थोड़ी सी शक्कर चम्मच पे रख के और उसको गैस के ऊपर रख दें तो वो अजीब सी भूरी भूरी ब्राउन सी हो जाएगी और थोड़ी देर में वो जलने लगेगी। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, उसका कैरेमल फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर शुगर हमारे मीडिया में है और यहाँ पर अगर कैरेमलाइजेशन हुआ है तो हमारा मीडिया पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि मीडिया का स्टरलाइजेशन कुछ ऐसे तरीके से हो कि हमें जो है कहीं से कहीं तक भी कोई हमारा मीडिया खराब ना हो। क्यों? क्योंकि मीडिया ही जो है कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री को, तो वो चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम हीट के अंदर वही स्टीम को यूज करते हैं। ठीक है, अब कितना ड्यूरेशन लेंगे, यानी कि कितना ड्यूरेशन या कितनी डिग्री सेल्सियस तक हम स्टीम प्रोवाइड करना है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंटामिनेशन है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, उस मीडिया का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा पीएच क्या है, ठीक, उसमें कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कितने तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, यानी कि उनको अगर हम कम टेम्परेचर पे भी ट्रीट करें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्पोर फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टिव होता है, इसलिए वहाँ पर हमें
उस तरीके के रेजिस्टेंट फॉर्म को हटाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेजिटेटिव सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं लो टेम्परेचर पे, और उसके लिए हमें स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ती है करीबन 60 डिग्री सेल्सियस को 5 से 10 मिनट के लिए। और लेकिन जो स्पोर्स हैं उनके लिए जो है 15 से 20 मिनट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करवाया जाता है, और वही स्टीम्स के लिए, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, जो मीडिया है उसको हम स्टीम से जो है फ्लो करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, या तो हम उसमें ऑटोक्लेविंग करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हीट स्टरलाइजेशन का जो एक तरीका है वो है ऑटोक्लेव, ठीक है। यहाँ पर हीट स्टरलाइजेशन क्या, इसमें आप एक लाइन भी ऐड कर सकते हैं, हीट स्टरलाइजेशन कैन बी डन बाय द ऑटोक्लेव प्रोसेस या ऑटोक्लेव मेथड, ठीक है। तो वहां पर जो है मीडिया का स्टरलाइजेशन के लिए हम हीट स्टरलाइजेशन यानी ऑटोक्लेव प्रोसेस पे जाते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की लैब में थोड़ा भी मीडिया प्रिपेयर किया हो, वहाँ पर करवाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मीडिया को आपने पहले बड़ी बड़ी वेसल्स में भर लिया, वो आपके राउंड बॉटम फ्लास्क में भर लेते हैं, और उसके बाद जो है उनको ऑटोक्लेव पे लगा देते हो आप, ठीक है। ऑटोक्लेविंग के बाद फिर जो है फाइनली उनको छोटी छोटी पेट्री डिश में डाल देते हो। ऐसा किया होगा जिन्होंने किया है, आई होप वो चीज़ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हीट स्टरलाइजेशन के लिए या किसी भी स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए कुछ ये ग्राफ्स आपको दिखते हैं कहीं भी, तो वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, कहीं भी अगर हीट स्टरलाइजेशन हो रहा है यानी स्टीम स्टरलाइजेशन हो रहा है, तो आपको इस तरीके से 3 जो है यानी कि पूरा स्टरलाइजेशन का टाइम कैसे डिसाइड होता है, वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। यानी कि ये आपका जो स्टरलाइजेशन टाइम है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है, यानी कि हीटिंग टाइम, कूलिंग, होल्डिंग टाइम और कूलिंग टाइम। यानी कि सबसे पहले जैसे हमने ये कहा कि यहाँ 120 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 0 डिग्री से फटाफट से 60 पे पहुंच जाओगे, आपको 60 तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो 0 से लेके 60 तक पहुंचने का जो टाइम है वो आपका क्या कहलाएगा, टी हीटिंग टाइम, यानी कि वो ड्यूरेशन जिसमें आप अपना टाइम अचीव करते हो, प्रॉपर टाइम जो कि स्टरलाइजेशन के लिए चाहिए। टी होल्डिंग टाइम यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस जो है 10 मिनट के लिए या 120 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के लिए, तो 20 मिनट के लिए आपने उतना टेम्परेचर होल्ड करके रखा हुआ है, उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है होल्डिंग टाइम यानी कि होल्डिंग टाइम के ड्यूरेशन में टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। और टी कूलिंग टाइम में वो टाइम होता है कि जब आपका हीट स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, देन आप फर्मेंटर या मीडिया को वापस से कूल डाउन करते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि उससे अब वो आगे प्रोसीजर के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर जो टी कूलिंग है वो टी कूलिंग जो है, टी कूलिंग, टी होल्डिंग और टी हीटिंग, ये तीनों टाइम मिला के हम स्टरलाइजेशन का टाइम इंक्लूड करते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि जो हीटिंग टाइम है, जैसे 120 डिग्री सेल्सियस को हम एक ऑप्टिमम रेंज मान रहे हैं, तो हीटिंग टाइम ठीक है बढ़ रहा है धीरे, और होल्डिंग टाइम जो है वो आपका करीबन जैसे 120 मिनट्स, ये 120 जो है आपका ये इसमें आपका सेकंड आएगा, सॉरी, है ना, ये आपका टाइम है मिनट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका 10 मिनट, ये आपका 20 मिनट, ये 30 मिनट, ये 40 मिनट, ये 50 मिनट, ये 60 मिनट, इस तरीके से, ठीक है। तो आप होल्डिंग टाइम जो है करीबन आपका 20 से 40 मिनट तक, यानी कि आप जो है 20 से 40 मिनट तक आप होल्ड करके रखते हैं। 40 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि करीबन आप जो है इसको आप 20 मिनट तक मैक्सिमम साइड पे होल्ड करके रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम ये देखें कि इस टी होल्डिंग, टी हीटिंग और टी कूलिंग टाइम में किसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, यानी किस ड्यूरेशन में स्टरलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है टी होल्डिंग टाइम में। टी होल्डिंग टाइम के अंदर देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर ऑफ वायबल सेल्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। तो देखिए हीटिंग टाइम में एन नॉट, यहाँ पर एन जीरो यानी एन नॉट मैं बोलती हूँ उसको, यानी इनिशियल नंबर ऑफ वायबल सेल्स। एन नॉट मतलब कि इनिशियल नंबर ऑफ वायबल सेल्स। अब यहाँ पर इतनी है,
लेकिन जैसे जैसे हीटिंग करी है और यहाँ पर होल्डिंग टाइम देखिए, होल्डिंग टाइम कितना हो गया N1 से लेके N2 तक, यानी होल्डिंग टाइम में पहले N1 था, यानी वायबल सेल का नंबर N1 था, और फाइनली जब होल्डिंग टाइम कंप्लीट हुआ, ये पूरा होल्डिंग टाइम है, यहाँ पर ये N2 हो गया, यानी बहुत कम हो गया। और थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कूलिंग के प्रोसीजर में भी खत्म होता है, यानी कि थोड़ा बहुत स्टरलाइजेशन कूलिंग के टाइम में भी होता है, और ये फाइनल बच जाता है NF। अगर आप इसको सोचें कि अगर हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो कायदे से NF 0 हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? NF मतलब कि फाइनल वायबल सेल्स, ठीक है, लेकिन NF कभी भी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, NF नेवर बिकम 0, ठीक है। ये एक ट्रूथ है, ये एक सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप कभी भी 100% स्टरलाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ये जितने भी आप मार्केट के या ऐड देखते हो, लाइजॉल के मारे 100% कीटाणु, मारे 100 डिटॉल के मारे 100% कीटाणु, ये इन पे मेडिकल क्लेम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टरलाइजिंग एजेंट आज तक नहीं बना है जो 100% जो है आपको स्टरलाइजिंग कर दे, यानी कि 100% जर्म्स को किल कर दे। यू कैन गिव अप टू द 99.99% या 99.09%, लेकिन 100% आप स्टरलाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। इसलिए यहां पर इस ग्राफ को मैंने नीचे नहीं मिलाया है और आप भी नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो ये NF क्या है? फाइनल जो है फाइनल वायबल नंबर, जिसका नंबर बहुत कम हो जाता है, यानी कि वो जो कंटामिनेटिंग एजेंट्स हैं, कंटामिनेटिंग सेल्स हैं, वो लगभग खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है हमने हीट स्टरलाइजेशन कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर स्टरलाइजेशन में यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, जिसमें बैच स्टरलाइजेशन और कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन, यानी कि वो मीडिया के ही टाइप हैं कि कैसे हम जो है बैच स्टरलाइजेशन करते हैं और कैसे कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन करते हैं, इसको हमें देखना है। बैच स्टरलाइजेशन और कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन दोनों ही तरीके हैं स्टरलाइजेशन के, लेकिन बैच स्टरलाइजेशन जो होता है वो वहां पर जिसमें बैच फीड बायोरिएक्टर्स जो यूज किए जाते हैं, यानी बैच फीड फर्मेंटेशन जो यूज किया जाता है, जिसमें हमने फर्मेंटेशन के टाइप में पढ़ा था बैच फीड फर्मेंटेशन, उसमें हम बैच स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। और जो कंटिन्यूस फर्मेंटर्स हैं उनमें हम कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन यूज करते हैं फॉर मीडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूस टाइप का फर्मेंटेशन है उसमें हमें मीडिया की सप्लाई कंटिन्यू करनी है, जबकि बैच फीड के अंदर हमें मीडिया की सप्लाई टाइमली इंटरवल के बाद करनी है, पीरियडिकली करनी है। तो वो कैसे कैसे हम स्टरलाइजेशन करते हैं वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टरलाइजेशन ऑफ एयर। अब हम बात कर लेते हैं बैच स्टरलाइजेशन और कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन की। बैच स्टरलाइजेशन हमने कहाँ यूज़ किया था? ये बैच वर्ड, जिसमें बैच फीड फर्मेंटेशन में हमने वहाँ पर समझा था, यानी कि हम कल्चर मीडिया को बैच वाइज या स्लॉट वाइज डिलीवर कर रहे हैं फर्मेंटर के अंदर। तो सेम उसी तरीके से बैच मीडिया भी हम जो है उसको स्टरलाइज करने के लिए भी बैच वाइज जो है उसको स्टरलाइज करते जाते हैं और उसको डिलीवर करते जाते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको जो है स्टरलाइज किया जाता है बैच वॉल्यूम में, और ये करीबन इसमें जो टेम्परेचर दिया जाता है करीबन वही 120 डिग्री सेल्सियस में 20 से 60 मिनट तक का टेम्परेचर दिया जाता है। बैच स्टरलाइजेशन और कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन दोनों में दो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर हम हीट या स्टीम का जो एप्लीकेशन है उसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मीडिया लिया हुआ है, ये हमारा वेसल है, ये हमारा बायोरिएक्टर है, और यहाँ पर हमने जो है डायरेक्टली स्टीम को मीडिया के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया है, और यहाँ पर जो है बायोरिएक्टर उस मीडिया और स्टीम के साथ एंटर कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में इसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट तो कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि बायोरिएक्टर में जब उसे कूल होने के लिए रखा जाता है, भाई यहाँ पर वो गर्म हो गया, स्टरलाइज हो गया, और जब ये कूल होने के लिए आता है फर्मेंटर के अंदर, तो यहाँ पर जो आपका जो स्टीम है वो स्टीम क्या करती है कि यहाँ पर उस मीडिया का वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है। इसको आज आप ऐसा समझिए कि किसी चीज़ में आप हवा भर रहे हैं,
स्टीम क्या है, एक तरीके का आप एयर मान सकते हैं। तो जब उस मीडिया में आप हवा भर रहे हैं तो उस मीडिया का क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे फर्मेंटर यानी जो बायोरिएक्टर है वो जितना हमने लिया है उससे ज़्यादा ओवरफिल हो जाता है। तो डायरेक्ट मेथड में इसे हम बोलते हैं कंडेंसेट का फॉर्मेशन होना, यानी कि कंडेंसेट फॉर्मेशन होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम है वो क्या करती है, बायोरिएक्टर के अंदर कंडेंसेट हो जाती है, जमा हो जाती है, यानी कंडेंस्ड फॉर्म में यानी इकट्ठी हो जाती है। उसकी वजह से फर्मेंटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, फर्मेंटर के अंदर जो मीडिया का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जिससे जो अप्रॉक्सीमेट जो वॉल्यूम आना था वो गड़बड़ाता है, तो पूरी कैलकुलेशन लगभग गड़बड़ाती है। तो ये डायरेक्ट मेथड का आप सबसे मेन डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। नाउ कम टू द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जो कॉइलिंग है, यानी कि जो स्टीम है, स्टीम को फर्मेंटर के अंदर जो कॉइलें हैं, इंटीरियर जो कॉइल्स हैं, वो हमने कॉइल्स ऐसे बनाई हैं और ये अंदर मीडिया रखा हुआ है। सपोज मैं यहाँ पर दूसरे कलर को यूज़ करती हूँ, तो हाँ यहाँ पर ये दूसरे कलर को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, इसमें ग्रीन मिल नहीं रहा है पेन, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ये मीडिया मैंने रेड कलर से बना दिया, चलिए, है ना। अब क्या हुआ है कि ये जो कॉइलिंग अंदर है, ये कॉइल अंदर जो है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो अंदर स्टीम है, ठीक है, ये जो अंदर स्टीम है, ये स्टीम क्या करेगी, इस मीडिया को स्टरलाइज करेगी। यानी कि हमने मीडिया के अंदर डायरेक्ट स्टरलाइजेशन नहीं किया है, डायरेक्ट स्टीम का एंट्रेंस नहीं किया है, तो जो कंडेंसेट वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि स्टीम मीडिया के साथ मिक्स नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन बैच स्टरलाइजेशन में कई बार ये होता है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें कल्चर मीडिया डैमेज, क्योंकि हमने जो है सीधे ही उसमें रिएक्ट करा दिया है और वहाँ पर जो है मीडिया के डैमेज होने के चांसेस बहुत बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है। एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वो टेम्परेचर रिसीव होगा, फिर होल्डिंग टाइम, फिर कूलिंग टाइम, वहाँ पर मिला के करीबन 3 से 4 घंटे का प्रोसेस हो जाता है एक बैच को स्टरलाइज करने का। और अगर ऐसे 10-12 बैच लगाने पड़े तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें वॉल्यूम, ये जो मैंने कंडेंसेट वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ लिखा है कि जो वॉल्यूम है वो बायोरिएक्टर में इंक्रीज हो जाता है, जो कि वहाँ पर डिसरप्शन करता है फर्मेंटेशन में। नाउ कम टू द कंटिन्यू या कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 140 डिग्री सेल्सियस, करीबन आपका 30 to 120 सेकेंड्स में, ठीक है। कंटिन्यूस है, यहाँ पर कंटिन्यूसली आप उसको जो है रोटेट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो डायरेक्ट मेथड का जो प्रॉब्लम है कंडेंसेट फॉर्मेशन, वो यहाँ रिजॉल्व कर दी गई है। कैसे कर दी गई है वो समझिए। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो जो स्टीम कॉइल से जब गुजरता है, रॉ मटेरियल स्टीम कॉइल के साथ ही कहाँ एंटर करेगा, जो है बायोरिएक्टर। यहाँ नीचे बायोरिएक्टर बना दीजिएगा, यहाँ पर एक बायोरिएक्टर में एंटर करेगा, ठीक है। ये बायोरिएक्टर बना दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जब स्टीम कॉइल के साथ रॉ मटेरियल एंटर कर रहा है तो यहाँ पर वो जब वापस से ठंडा फ्लैश कुकर में वो क्या करने जा रहा है, कूलिंग पर्पस के लिए जाता है, ठीक है। इसको पूरे ड्यूरेशन में हम 140 डिग्री सेल्सियस पर 30 to 120 सेकेंड तक मेंटेन करते हैं। उसके बाद फ्लैश कूलर में, ये कुकर में ये ठंडा होने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही स्टीम कंडेंसेट होती है, ठंडे होने के ड्यूरेशन में इसको वैक्यूम पंप से अटैच कर दिया जाता है, जो कि उस स्टीम को सक कर लेती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्टीम कंडेंसेट होने वाली थी वो यहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम इंक्रीज वाला कंसेप्ट है वो नहीं आया है। बट आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये फ्लैश कुकर में क्या हो जाता है, स्टीम रिमूव कर दी जाती है थ्रू द इवोपरेशन, और इवोपरेशन कौन करवा रहा है, आपका वैक्यूम, ठीक है। और यहाँ पर कूलिंग हो जाती है, ठीक। इनडायरेक्ट मेथड में वही हम हीट एक्सचेंजर्स यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर स्टीम और मीडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है इसको समझिए। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर्स हैं या इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें तीन हीट एक्सचेंजर्स लेवल यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल और मीडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। रॉ मटेरियल जब यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के साथ
कंबाइंड होगा, ठीक है। जैसे ये हीट एक्सचेंजर पहला है, ये फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है, ये दूसरा हीट एक्सचेंजर है, 2A यहाँ पर, ये A और ये हीट एक्सचेंजर B, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल जब इन पाइप्स में से आएगा, और ये क्या है, हीट एक्सचेंजर। इन हीट एक्सचेंजर्स में क्या है, ये स्टीम अप्लाइड ट्यूब्स आ रही हैं, देखिए ये स्टीम अप्लाइड ट्यूब्स आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होगा और मीडिया स्टरलाइज होगा। यहाँ पर जब मीडिया स्टरलाइज हो जाता है तो वो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर यानी जिसे मैंने ए नाम दिया है, यहाँ पर वो करीबन टेम्परेचर 90 to 120 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन होता है करीबन 20 से 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये जाता है रॉ मटेरियल यानी वही कल्चर मीडिया आपका, और वो आपके सेकंड यानी जो मैंने बी नाम दिया है उस सेकंड हीट एक्सचेंजर पे जाता है। वहाँ पर करीबन 140 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है 30 से 120 सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर ये जो थर्ड सेकंड हीट एक्सचेंजर हो गया, अब यहाँ पर ये होल्डिंग कॉइल के अंदर जाता है, और होल्डिंग कॉइल में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 120 डिग्री सेल्सियस करीबन 10 मिनट तक मेंटेन किया जाता है। यानी कि अब इसको 140 डिग्री सेल्सियस से नीचे कूल करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है, ठीक है। अब ये जो कूलिंग है, ये जो होल्डिंग कॉइल्स हैं, ये यहाँ पर जाती हैं कुकर के अंदर, ठीक है, सॉरी कूलर के अंदर, इट्स नॉट कुकर इट्स कूलर, सॉरी। और ये कूलर जो है ये आपका थर्ड हीट एक्सचेंजर है, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, ये जो थर्ड हीट एक्सचेंजर है आपका कूलर है, और यहाँ पर हीट को एक्सचेंज किया जाता है और जो मीडिया है उसे ठंडा किया जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर नेक्स्ट 30 सेकेंड, करीबन 30 सेकेंड के ड्यूरेशन तक यहाँ पर मीडिया इंटरैक्टेड होता है, और करीबन यहाँ पर विद द 30 सेकेंड टेम्परेचर को डाउन लाया जाता है ताकि वो बायोरिएक्टर में जाने के लिए जो है रेडी हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी कम टू द स्टरलाइजेशन ऑफ एयर, क्योंकि एयर भी एक तरीका हो सकता है कंटामिनेशन का, तो फटाफट से आइए उसको समझ लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एयर फिल्ट्रेशन की। एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको स्टरलाइज करना, क्योंकि जितने भी एरोबिक फर्मेंटेशन है वहाँ पर एयर एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकती है कंटामिनेशन की, ठीक है। एयर को जनरली हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि हीट और अल्ट्रावायलेट यानी जो रेडिएशन मेथड है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली रिमूव नहीं कर पाता जितना कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द एयर स्टरलाइजेशन। एयर स्टरलाइजेशन में हीट के थ्रू अपन कर लेते हैं और फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के थ्रू इफेक्टिव है, हीट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं होती हैं, ठीक है। तो एयर जो है, एयर को पास किया जाता है इलेक्ट्रिकली हीटेड एलिमेंट से, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करके ऐसी जो कॉइल्स होती हैं वहाँ पर उस एयर को पहले पास किया जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये इलेक्ट्रिकल रॉड्स हैं और इनके बीच में जो है एयर को पास किया जा रहा है, और उसकी वजह से जो एयर को पास किया जा रहा है, ये एयर को पास किया जा रहा है और एयर जो है वो स्टरलाइज फॉर्म में बाहर निकल रही है, स्टरलाइज्ड एयर बाहर निकल रही है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज, लेकिन दिक्कत ये है कि हीट स्टरलाइजेशन में ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए इसको जो है कम यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम एयर स्टरलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में सबसे पहला जो है दैट इज द डेप्थ फिल्टर। डेप्थ फिल्टर के अंदर हम एक ग्लास वूल लेते हैं और यहाँ पर दो जो है कह सकते हैं एक आउटलेट और एक इनलेट बनाया जाता है जिसमें से एयर को पास किया जाता है। इस ग्लास वूल जो होगा, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया जाता है, यानी कि पहले थोड़ा सा चार्ज दिया जाता है उन एयर पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो है अलग जो है चार्ज लेके और जो है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें। तो यहाँ पर जो है कुछ एयर जब अंदर जाती है तो एयर के अंदर जो मोर हैवी पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी फोर्स के थ्रू नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा ग्लास वूल्स में हो सकता है कि उनका पार्टिकल साइज बड़ा हो तो डायरेक्ट ब्लॉकिंग हो जाती है, यानी कि वो वहीं रुक जाते हैं। इसके अलावा जो अंदर जाते हैं वो यहाँ पर अंदर जाके उसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं, जो छोटे होते हैं और वो ग्लास वूल के अंदर ट्रैप होकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि व्हेन द एयर इज पास थ्रू ए ग्लास वूल कंटेनिंग ए डेप्थ फिल्टर द पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड, और वो पार्टिकल्स ट्रैप होकर रह जाते हैं रिमूव। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं,
यानी कि ग्रेविटी। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू भी पहले क्या किया जाता है, जब एयर अंदर आती है तो एयर को थोड़ा सा चार्ज दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर अलग अलग चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं और स्पेसिफिक रॉड्स इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये पार्टिकल्स यहाँ डिफ्यूज आउट होते हैं। तो डिफ्यूजन, इनर्शिया मतलब कि कुछ पार्टिकल यहीं रुक जाते हैं इनर्शिया फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर एयर स्टरलाइजेशन इस मेथड के थ्रू काफ़ी इफेक्टिव होता है। नाउ सेकेंड दैट इज द मेम्ब्रेन कार्टिलेज फिल्टर। मेम्ब्रेन कार्टिलेज फिल्टर्स जो होते हैं ये रिमूवेबल प्लीटेड मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं। प्लीटेड मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं, इस तरीके के, यहाँ पर जो मटेरियल है उसके ऐसे ऐसे फोल्डेड बने हुए जाते हैं, ठीक है, और ये रिमूव कर सकते हैं। यानी जब ये ब्लॉक हो जाता है पूरी तरीके से, इसको हम जो है वापस रिमूव करके उसको दोबारा से जो है साफ करके और रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं किसके बने होते हैं, सेलुलोज एस्टर, नायलॉन और ये पॉलीसेफ्लोन किस तरीके की प्लेटेड मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, सेम उसी तरीके से इस तरीके का प्लेटेड मेम्ब्रेन और ये जो है इस तरीके की प्लेटेड मेम्ब्रेन्स जो होती है ये 3D में नहीं बना पा सकते अपन। तो ये जब एयर अंदर आती है तो इन प्लेटेड मेम्ब्रेन्स में से जब गुजरती है तो वो क्या करती है, वो अपने जो पार्टिकल्स है यहाँ पर सस्पेंड करती है। और ये जो मेम्ब्रेन कार्टिलेज फिल्टर है ये बहुत छोटे भी होते हैं और इन्हें ऑपरेट करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं वहाँ पर, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा काम कम में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा स्टरलाइजेशन ऑफ एयर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने तीनों स्टरलाइजेशन ऑफ फर्मेंटर, स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया और स्टरलाइजेशन ऑफ एयर कंप्लीट किया है। इसके नोट्स भी आपका जो है, इसके नोट्स जो अपलोड होंगे तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू।